चलिए स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एग्री मंत्रा में। मेरा नाम है ऋषि शर्मा। फ्रेंड्स, आज का सेशन आपको थंबनेल से पता चली गया होगा कि हमने किस पे रखा हुआ है। तो आज हम बात करने वाले हैं नेशनल सीड कॉरपोरेशन के 2020 की वैकेंसी के बारे में। ठीक है, वैकेंसी के बारे में थोड़ी चर्चा पहले करेंगे। वैकेंसी चूँकि आपका ये जो फॉर्म था ये बहुत ही पहले आ चुका था, तो उम्मीद है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आज ये सेशन देख रहे हैं, जो एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने इसका फॉर्म फिलअप किया होगा। ठीक है, और एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है। बहुत से लोग अवेयर नहीं होंगे तो वो जान लें कि एग्ज़ाम की जो डेट आपकी आई हुई है वो 25-26 नवंबर की आई हुई है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 25-26 नवंबर, तो आपको एग्ज़ाम की डेट भी आपको पता हो जानी चाहिए। उसके साथ ही साथ एक और अपडेट है कि एडमिट कार्ड भी आ चुका है, तो आप ऑफिशियल साइट पे जाके, एनएससी की ऑफिशियल साइट पे जाके आप अपना एडमिट कार्ड वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। जैसा कि हम लोगों ने कई सारे एग्ज़ाम्स को फोकस करते हुए अभी तक रैपिड फायर किया। ठीक है, आप एफको एजीटी का रैपिड फायर हो चुका है हमारा, आईबीपीएस एएफओ के हमारे सुपर 30 सेशन चल ही रहे हैं, आप उसका भी एंजॉय करते रहिए। और अल्टीमेटली क्योंकि आपको सारे एग्ज़ाम आपके बैक टू बैक लगे हुए हैं और सारे एग्ज़ाम को पॉइंट में रखते हुए, को ध्यान में रखते हुए ये जो सेशन बन रहे हैं अलग अलग से, इसमें जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना उसके कॉन्सेप्ट को पकड़िए, उस चीज़ों को समझिए आप। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे निकाला जा रहा है, आपको दिया जा रहा है, वो हर एक क्वेश्चन अपने आप में उसकी एक अलग से कीमत है, उसकी एक अलग से इंपॉर्टेंस है। तो आपको सारी चीज़ों को लाइटली नहीं लेना है, आप बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट होके आप सेशंस को अटेंड करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको अच्छे से अच्छे अटैम्प्ट करिए। ठीक है, फाइनली आप अपना आंसर आपको एनालाइज खुद ही आप कर लेंगे खुद से कि आपका प्रिपरेशन किस हद तक चल रहा है। ठीक है, तो मोस्ट अवेटेड सेशन एनएससी ट्रेनिंग का पेपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। उसके पहले दो तीन और जो बातें हैं मैं वो कर लेना चाहूँगा कि जो एनएससी की पोस्ट आती है बहुत ही वर्सेटाइल वैकेंसी में मानता हूँ इसे। मानने की वजह ये है क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर डिप्लोमा से लेके एग्रीकल्चर बैचलर से लेके एग्रीकल्चर जितने भी इंटरमीडिएट के छात्र होते हैं सबके लिए कोई ना कोई पोस्ट होती हैं। तो बहुत सारी पोस्ट होती हैं, अगर मैं नाम गिनाने बैठ जाऊँ तो बहुत सा आपका टाइम निकल जाएगा। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट होती हैं, जो ए ग्रेड की पोस्ट होती हैं, कई सारी ग्रेड्स में पोस्ट को बांट दिया जाता है एनएससी में। ठीक है, जैसे सीनियर ट्रेनी की पोस्ट होती है, उसके बाद सिर्फ ट्रेनी की पोस्ट होती है, तो उसमें अलग अलग सेक्शन होते हैं, किसी एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, प्लांट पैथोलॉजी में, तो अलग अलग ऐसे सेक्शन में भी बटे होते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी बात है। अब बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न और उसके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की। तो सिलेबस की अगर बात करूँ तो फ्रेंड्स एक चीज़ बहुत ही अच्छे से क्लियरफाई कर लीजिएगा आप लोग कि आपका जो एनएससी का पेपर बन रहा है, ठीक है, पिछले 4-5 साल का कंटिन्यू का मैं सिनेरियो आपको बता रहा हूँ कि पेपर का जो लेवल है मैं उसे कभी भी डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं कहूँगा, मैं उसे मॉडरेट भी कहने से पहले दो बार सोचूंगा। बट वो पेपर जो आपका लेवल जा रहा है वो इजी टू मॉडरेट जा रहा है। ठीक है, बात करेंगे अगर मैटर की, अगर आप परेशान हो रहे हो कि क्या चीज़ पढ़ें, और फाइनल क्योंकि कुछ ही दिन अब रह गए हैं, दिवाली का फेस्टिवल सीज़न चल रहा है और इस दिवाली के फेस्टिवल सीज़न के बाद कितना जल्दी आपका एग्ज़ाम आ गया, क्योंकि मैंने आपको एग्ज़ाम डेट आपके सामने है, 25 से 26 नवंबर में आपके एग्ज़ाम हो जाने हैं। तो ऐसे में आपको फाइनल टच देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे। मैंने जैसा कहा कि लेवल जो है वो ईजी टू मॉडरेट रखा गया है। तो उसके लिए क्या है, आप जो फंडामेंटल बुक्स हैं जो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ आपको, ताकि उससे आपका जो टेक्निकल पोर्शन है, यानी कि जो 70 नंबर का पोर्शन है आपका, 70 नंबर का जो पोर्शन है आपका, सेक्शन बी 30 क्वेश्चन, उसमें आपको रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, ठीक है, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर, क्या ये सारी नॉलेज आपको 30 नंबर के क्वेश्चन में मिलेगी। और बाकी का जो टेक्निकल पोर्शन है जिसमें आपके 70 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, 70 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, वो आपका बहुत ही एक जनरल एग्रीकल्चर से आने वाला पोर्शन है। तो उसके लिए आप क्या करिए, फाइनल टच भी देने के लिए आप एक बार जल्दी फटाफट से अरुण कात्यायन को देख सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों, और नेम राजसुंडा, ये दोनों फंडामेंटल बुक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सफिशियंट होने वाली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने अब तक कर दिया, बहुत से लोग जुड़ चुके हैं और सभी से मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्री मंत्रा में। अगर जितने लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही सेशन, बहुत ही माइंड ब्लोइंग सेशन आपके अभी फ्यूचर में आने वाले हैं। ठीक है, कोशिश करूंगा एनएससी ट्रेनिंग का जो सेशन है वो बहुत जल्दी से जल्दी आए। तो आज के सेशन में हम एनएससी के सीनियर ट्रेनिंग के पेपर, यानी कि जो 2019 में हो चुका है, उस पेपर को लेकर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार फिर से पूरे दमदारी के साथ, पूरे एकदम जोश उत्साह के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए और फटाफट से, जितने लोग जुड़ चुके हैं जल्दी से फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करेंगे आज के पहले प्रश्न के साथ और देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, पहला प्रश्न जो पेपर में आया हुआ था वो सारे
सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जो वर्ड्स वहाँ रखे गए थे उन्हीं वर्ड्स के साथ आज पेपर देख करेंगे और देखते हैं कि किसकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आप सारे क्वेश्चंस को ध्यान से रखिएगा, भले से लेवल जो है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड विथ कंपेरेटिवली अगर मैं बात करूं IBPS, AFO, नाबार्ड और SBI, ये मतलब जो हमारे मेन एग्जाम्स होते हैं, अगर F को AGT को भी टारगेट करूं तो उससे भी जो लेवल है वो थोड़ा सा मॉडरेट है। ठीक है, तो आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए, द सोइंग टाइम ऑफ पर्ल मिलेट इज। यहाँ पे बाजरा की बुआई का समय, यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम और सॉल्व करने की कोशिश की गई है कि हिंदी वाले बहुत से छात्र परेशान रहते हैं हमेशा कि सर हिंदी लैंग्वेज में लिखिए, तो इस बार कोशिश किया गया है, ये पहली दफ़ा हमने ट्राई किया है इस टाइप का। तो आपको अगर पसंद आता है तो ठीक है, ताकि हमने पूरा कंसंट्रेट जो है अपने दोनों माध्यम के छात्र यानी कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों माध्यमों के छात्रों को ध्यान में रखते हुए ये पैटर्न फॉलो किया गया है। कोशिश है, अच्छा लगा तो ठीक है, अगर सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। आप अगर सेशन को शेयर करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हो, व्यूज़ आते हैं तो अच्छा लगता है सेशन को, क्योंकि अभी तक एग्री मंत्रा ने किसी भी तरह का फंड तो आपसे लिया नहीं है, ना एज अ फ़ी लिया है, ना तो आपको कोई पैकेज दे के आपसे फ़ी मांगा है। कोई कोर्स पैकेज भी अवेलेबल हमने अभी तक आपको, मतलब जिसका हम कोई पैसा ले सके, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि मार्केट में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसा कुछ कर रहे हैं, बट हमारी कोशिश क्या है, हमारी कोशिश ये है कि जब तक हो सकता है तब तक हम पूरी कोशिश आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके पास जाए। तो बात करेंगे पहले क्वेश्चन की, द सोइंग टाइम ऑफ पर्ल मिलेट इज। बाजरा की बुआई की समय यहाँ पूछी गई है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। और अगर बाजरा की बुआई का समय अगर ध्यान में रखें अपनी चीज़ों को, और यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा अगस्त। ठीक है, अगस्त के टाइम में बाजरा की बुआई का समय देखा जाता है अक्सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे, बात करेंगे द सोइंग टाइम ऑफ बरसीम इज। तो ये जो क्वेश्चन आया है ना, ये आपके सीनियर ट्रेनिंग के पेपर 2019 के पेपर हैं, ध्यान रखिएगा हमेशा सारे क्वेश्चन उसी पेपर से लिए गए हैं। तो आपके मन में कहीं से भी ये भ्रम ना रहे, किसी भी तरह का ये भ्रम ना रहे कि एग्ज़ाम का जो लेवल है वो किस तरह का आ रहा है। इन सारे क्वेश्चंस को आप एनालाइज करिए, आप खुद भी एक रिजल्ट अपने आप को दे सकते हो कि पेपर का स्टैंडर्ड देखते हुए आपको कितनी प्रिपरेशन किस लेवल की करनी चाहिए। जो बुकें प्रेफर करनी चाहिए लास्ट मोमेंट में मैंने आपको कर दिया है, वो आप सुबह उठते शाम को सोते समय आप अच्छे से क्विक रिवीजन सारे सब्जेक्ट्स का, जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है उसमें सारे सब्जेक्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, अगर आप कोई क्रॉप पढ़ रहे हो तो क्रॉप के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, फैक्ट दिए हैं, आप उसे पढ़िए, क्योंकि NSC वहीं से पेपर उठा उठा के बनाता है हर बार। तो बात कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में, तो सोइंग टाइम ऑफ बरसीम की। ठीक है, तो बरसीम का जो सोइंग टाइम है वो कब होता है गाइस, वो होता है अक्टूबर में। ठीक है, बरसीम से एक क्वेश्चन चलते चलते आपको बताता चलूँ, बरसीम को क्या कहा जाता है, किंग ऑफ फॉडर क्रॉप के नाम से जाना जाता है, यानी कि चारा वाली फसलों में, चारा वाली फसलों का राजा ये माना जाता है बरसीम की फसल। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, रैपिड फायर सेशन है, बहुत ही फटाफट से सेशन को लेकर चलेंगे आगे। पोटैटो सीड ट्यूबर्स टू बी यूज्ड फॉर सोइंग शुड बी ट्रीटेड विद, यानी कि अगर बोने के पहले अगर आलू के कंदों का अगर शोधन करना होता है तो किसकी सहायता से, किस केमिकल से हम ट्रीट करके उसके बाद जो ट्यूबर्स होते हैं पोटैटो के, उसे हम फिर फील्ड में लगाते हैं। तो बहुत ही अच्छा सवाल आपके लिए सामने, और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, एरिटान। ठीक है, एरिटान का यूज़ करके लगभग 0.5% का सोल्यूशन बना के, किसका, एरिटान का यूज़ करके हम क्या है, ट्यूबर्स को पहले ट्रीट करते हैं और उसके बाद जो है पोटैटो को फील्ड में लगा देते हैं। ठीक है, जो एरियल पोर्शन होता है ना पोटैटो के केस में, जो एरियल स्टेम होता है, जो पोर्शन होता है, उसे हॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, HAEULMS, तो उसे हॉर्म्स कहा जाता है। और काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं, और जो अंडरग्राउंड स्टेम रहती है जिसे हम मॉडिफाइड स्ट्रक्चर के रूप में पढ़ते हैं, उनको कहा जाता है ट्यूबर्स। ठीक है, ट्यूबर्स या फिर सीड ट्यूबर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, द सीड रेट ऑफ ग्राउंड नट इज। यहाँ पे मूंगफली की बीज दर के बारे में पूछा गया है आपसे। ठीक है, फटाफट से आंसर करते जाइए सभी लोग, फटाफट से, बहुत तेज़ी के साथ। क्वेश्चन सभी आपके इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम के ही हैं, सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पेपर कराने का, सेट कराने का मकसद ये है कि आप देख पाओ कि क्वेश्चन आप कितने हद तक कर ले जा रहे हो। ठीक है, क्या स्टैंडर्ड रह रहा है एग्जाम का, वो भी आपको अवेयर कराना है, क्योंकि नेशनल सीड कॉर्पोरेशन को लेके अभी तक कोई भी कंटेंट ऐसा आपके लिए गया नहीं था एग्री मंत्रा की तरफ से। तो ऐसा कंटेंट आपको देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता है कि हमारे बहुत सारे साथी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के लिए, ठीक है, चाहे वो एग्रीकल्चर डिप्लोमा वाले हों, चाहे वो एग्रीकल्चर बैचलर्स वाले हों, सबके पेपर में थोड़ा थोड़ा ही अंतर होता है, बट आपको एक मॉडरेट अंदाज़ा तो लग जाएगा, एक ओवरऑल अंदाज़ा तो लग जाएगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा चल रहा है, क्या स्टैंडर्ड चल रहा है मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राउंड नट के सीड रेट की बात आपसे पूछी गई है क्वेश्चन में, और सभी जानते हैं, आसान सा क्वेश्चन, यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 60 से 80 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम ग्राउंड नट की सीड रेट रखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कन्फ्यूजन करने वाली पॉइंट क्या है, जब ग्राउंड नट की बात करते हैं, तो दो टाइप के यहाँ पे हम सीड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक होते हैं स्प्रेडिंग टाइप, ठीक है, फैलने वाले,
एक होते हैं स्प्रेडिंग टाइप, जिसमें हम क्या रखते हैं सीड रेट, जिसमें हम 60 टू 80 केजी पर हेक्टेयर रखते हैं। और जो होता है एक दूसरा वाला, उसे कहते हैं हम बंच टाइप। ठीक है, तो बंच टाइप वाले मूंगफली में यानी कि ग्राउंड नट में हम कितना रखते हैं सीड रेट, ये भी आपको ध्यान रखना है, 80 टू 100 केजी। ठीक है, नॉर्मली हम किसकी बात करते हैं अगर एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में तो मेंशन्ड नहीं है कि किस टाइप वाले की हम बात कर रहे हैं, तो जब नॉर्मली अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है ग्राउंड नट में, तो हम स्प्रेडिंग टाइप वाले का ही यहाँ पे मेंशन करते हैं, उसका जिक्र करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ग्राउंड नट का सीड रेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, द रो टू रो स्पेसिंग ऑफ शुगर केन इज। यहाँ पे गन्ने में कतार से कतार की दूरी यानी कि रो टू रो स्पेसिंग पूछी गई है, कितनी रखी जाती है। ठीक है, और जब शुगर केन की बात करते हैं तो शुगर केन में दो तरह की प्लांटिंग देखने को मिलती है। ठीक है, दो तरह की, एक होती है जिसे हम एक साली कहते हैं। ठीक है, एक साली क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि जो एक साली वाली होते हैं, जो प्लांटिंग होती है, उसमें जो हार्वेस्टिंग की टाइम होती है वो एक साल बाद, यानी कि एक साल का समय लेते हुए 1 ईयर, एक साल के बाद उसका हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और जो दूसरी होती है प्लांटिंग, वो उसे कहते हैं अर्धसाली। ठीक है, अर्धसाली कहते हैं या फिर अर्धसाली आप कह सकते हैं। बट अर्धसाली से आप ये मत समझिएगा कि 6 महीने, क्योंकि एक साली मैंने कि जैसे कहा कि एक साल का समय लगता है मैच्योर होते होते, फिर हम उसके बाद हार्वेस्ट कर लेते हैं। अर्धसाली से कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, बच्चे फंस जाते हैं और ऑप्शन में क्या लगा देते हैं कि 6 मंथ, अगर क्वेश्चन बनता है तो 6 मंथ करके चले आते हैं। बट अर्धसाली का मतलब होता है 15 से 18 मंथ लग जाते हैं मैच्योर होने में, उसके बाद हम हार्वेस्टिंग करते हैं। तो 1 से 1.5 साल का समय लगता है अर्धसाली में। ठीक है, अर्धसाली में 1 से 1.5 साल का समय लगता है। और एक साली की अगर बात करेंगे तो एक साली में 1 साल में हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। और एक साली के लिए जो प्लांटिंग डिस्टेंस रखा जाता है वो कितना रखा जाता है, 75 से 90 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और एक साली वाला जो पैटर्न है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जनरली नॉर्थ इंडिया में लगाया जाता है, और अर्धसाली वाला पैटर्न जो है वो साउथ एंड सेंट्रल इंडिया में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, आपके सामने क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिए। और एक बार फिर से जितने लोग जुड़ चुके हैं, फटाफट से अपने दोस्तों के साथ पूरे दमदारी के साथ शेयर कर दीजिए, फटाफट से एकदम, बहुत तेज़ी के साथ। बहुत मज़ा आने वाला है। सारे क्वेश्चन आपके बेहतरीन एग्जाम के लिए, सारे मतलब चुन चुन के क्वेश्चन लाए गए हैं आपके एग्जाम के लिए। कोई सा भी क्वेश्चन मिस मत करिए। ठीक है, एक बार गलती होती है इंसान से, 2 बार गलती होती है, लेकिन बार बार गलती नहीं होगी। इतनी प्रैक्टिस करा दी जाएगी आपकी, इतनी प्रैक्टिस करा दी जाएगी कि एग्ज़ाम के पहले पहले मास्टर हो चुके रहेंगे आप अपने टेक्निकल सब्जेक्ट के। ठीक है, फटाफट से आंसर करिए। DBW14 इज़ द वैरायटी ऑफ। क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा जा रहा है DBW14। ठीक है, DBW14 जो है वो किसकी एक उन्नत किस्म है। आपको क्वेश्चन में बताना है आंसर, इसका राइट आंसर क्या है। बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत 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 सारे लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। DBW14 जो है वो एक वीट की, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वीट की यानी कि गेहूं की एक उन्नत किस्म है। और इससे DBW जो है वो खासकर यूपी में, ठीक है, ईस्टर्न यूपी में लगाई जाने वाली एक वैरायटी है, जो कि लेट सोइंग के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, जब लेट सोइंग का समय आता है तो उस समय फार्मर्स को, जो कि ईस्टर्न यूपी में अधिकतर इसका यूज़ किया जाता है, तो उन्हें DBW14 लगाने की राय दी जाती है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। मेज में भी ग्रोन ड्यूरिंग, ठीक है, मक्के को उगाया जा सकता है। सीज़न दे दिया गया है आपके सामने और पूछा गया है कि मक्के की जो खेती है वो किस किस सीज़न में हम करते हैं। तो जाहिर सी बात है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, मैक्सिमम लोग इसका आंसर, सभी लोग, लगभग सभी लोग इसका आंसर कर सकते हैं। तो खरीफ सीजन में भी लगाई जाती है, रबी सीजन में भी लगाई जाती है, और स्प्रिंग सीजन यानी कि बसंत ऋतु में भी लगाई जाती है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कि यानी कि हर मौसम में हम मक्के की खेती को कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मे भी लगा हुआ है, कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं अगर क्वेश्चन देता तो हम अक्सर क्या लगाते, रबी सीजन की बात करते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में क्या चीज़ें रहती हैं कि रबी में हमें पता है कि रबी की अगर बात करते हैं, यानी कि रबी मेज की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो यील्ड पोटेंशियल होती है, ठीक है, जो उपज पोटेंशियल होती है, वो क्या होती है, वो दोनों सीजन से, यानी कि खरीफ से भी और स्प्रिंग से भी ज़्यादा होती है। इसलिए हमारे माइंड में क्या रहता है, रबी सीजन रहता है। चलिए एक क्वेश्चन और बताता चलूँ आपको कि मेज से एक लास्ट ईयर ही एक क्वेश्चन और बना था दूसरे ट्रेनिंग के पेपर में, यानी कि ये सीनियर ट्रेनिंग एग्रीकल्चर का पेपर है। तो जो ट्रेनिंग एग्रीकल्चर वाला पेपर था उसमें क्या रखा गया था कि
मेज का सॉरी 4 ऑप्शन दिए गए थे क्रॉप के, और वहाँ पे पूछा गया था कि इनमें किस क्रॉप में प्रोटेंडरस नेचर पाया जाता है। तो लास्ट के सेशन यानी कि जब IBPS AFO का पेपर सेट करवाया जा रहा था, तो उससे भी वहाँ भी एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया था, और यहाँ फिर से आपको बताता चलूँ कि मेज में प्रोटेंडरस नेचर पाया जाता है, यानी कि जो यहाँ मेल पार्ट होता है वो पहले मैच्योर हो जाता है फीमेल पार्ट के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप प्रोड्यूसेस HCN ड्यूरिंग समर, ठीक है, निम्नलिखित में से किस फसल में गर्मी में यानी कि समर सीजन में HCN यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड बनता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड या इसी को हाइड्रोसाइनिक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और इसी को एक टर्म और दिया जाता है प्रुसिक एसिड। तो चाहे आपसे प्रुसिक एसिड पूछा जाए, हाइड्रोसाइनाइक एसिड पूछा जाए, HCN पूछा जाए, इनमें से किस क्रॉप में पाया जाता है समर्स के दौरान। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि सोरघम। ठीक है, सोरघम। और इससे जो अदर क्वेश्चंस बनते हैं इसी HCN से रिलेटेड, वो क्या बनते हैं। पहली बात तो HCN बनने की वजह से प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, क्योंकि सभी जानते हैं HCN जो है यानी कि हाइड्रोसाइनिक एसिड जो है वो एक पॉइजनस एसिड है। ठीक है, पॉइजनस एसिड। और हम क्या करते हैं, जब ज्वार की यानी कि सोरघम को एज अ फॉडर क्रॉप यूज़ करते हैं, तो फॉडर क्रॉप जब यूज़ करते हैं तो एनिमल्स उसको खाने के बाद एनिमल्स में ये पॉइजनस इफेक्ट अपना क्रिएट करता है। तो होता क्या है कि हमारे एनिमल्स में तमाम प्रकार के डाइजेस्टिबल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, कभी कभी हमारे एनिमल्स में कभी सीवियर डिजीजेस भी पैदा हो जाती हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, जब सोरघम में लगभग 50% फ्लावरिंग, ठीक है, 50% फ्लावरिंग हो चुकी रहती है, उसके बाद हम जो है उसकी हार्वेस्टिंग करके एज अ फॉडर पर्पस फिर उसके बाद हम यूज़ करते हैं। उसके पहले नहीं, आपको ध्यान रखना, उसके पहले नहीं करना है, क्योंकि तब तक HCN जो है वो किसी न किसी रूप में रिड्यूस हो चुका रहता है प्लांट से। ठीक है, जो कंसंट्रेशन रहता है वो लगभग 200 ppm का रहता है। ठीक है, 200 ppm का कंसंट्रेशन रहता है HCN का, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल विल हैव हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, निम्नलिखित में से किस मृदा में सर्वाधिक जल धारण क्षमता पाई जाती है या होगी। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सॉइल साइंस से आपके सामने है। तो ये क्वेश्चन का जो लेवल है, ऐसे भी आप तक अभी आपने 8-9 क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी और क्वेश्चन हम आगे करने वाले हैं, तो आपको एक जनरल आइडिया लग रहा होगा एग्जाम के बारे में कि किस तरह के क्वेश्चन बन रहा है। और उसी हिसाब से मैंने आपको लास्ट मोमेंट में आपकी प्रिपरेशन के लिए जो आपको एक टेंशन बना रहता है, एक नर्वसनेस बनी रहती है, हर स्टूडेंट के लाइफ में बनी रहती है कि एग्ज़ाम के पहले पहले कितना कुछ पढ़ लिया जाए, क्या कुछ पढ़ लिया जाए जहाँ से एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन हम गेन कर पाएँ, मैक्सिमम मार्क्स हम गेन कर पाएँ। तो उसके लिए मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं, जो आपको एग्ज़ाम से पहले पहले लास्ट मोमेंट में फॉलो करनी चाहिए, ताकि उसका जो रिज़ल्ट है बहुत ही आपका रिज़ल्ट आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा। चलिए, आपके सामने जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से किस प्रकार की मृदा में सर्वाधिक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी कि जल धारण क्षमता पाई जाती है। तो आपके सामने जो ऑप्शंस हैं इसके हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्ले लोम सॉइल। ठीक है, क्ले लोम सॉइल में हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बिलोंग टू, यहाँ पे पूछा गया है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम निम्न में से किस ग्रुप में, यानी कि जितने सारे ग्रुप दिए गए हैं चारों ऑप्शन में, तो यहाँ पे किस ग्रुप में सेट होगी। ठीक है, आपको बताना है। और जब कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की बात करते हैं तो फटाक से हमारे माइंड में क्या आता है कि ये सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ठीक है, तीनों एलिमेंट को हम पढ़ते हैं। तो कैल्शियम मैग्नीशियम आपके सामने है, सल्फर मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पे राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट ग्रुप, द्वितीयक पादप पोषक तत्व वर्ग। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। द नाइट्रोजन कंटेंट इन DAP इज, यहाँ पे डाई अमोनियम DAP के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, फटाफट से आंसर दीजिए, फटाफट से, बिल्कुल। चलिए, हाँ बिल्कुल सही। चलिए, सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है आपके सामने। ऐसे क्वेश्चन आप हमारे साथ पहले भी कर चुके हो, और ऐसे क्वेश्चंस की तो अब आपको आदत पड़ रही होगी। ठीक है, तो अपने जो भी वैल्यूबल कमेंट्स होते हैं, फीडबैक्स होते हैं, आप उसे भर भर के दिया करो। ठीक है, कमेंट में जो भी आपका मन करे, ठीक है,
जेन्युइन कमेंट्स आप भर भर के लिखा करो, वहीं पे तो अपनी बातें होती हैं। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है सेशन, पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमारा काम आपको कैसा लग रहा है, डेडिकेशन कैसा लग रहा है। हमारा कोशिश रहता है कि हम डे बाय डे जो है अपने वर्क को इम्प्रूव करें और आपके सामने खुद को पेश करें। ठीक है, एक अलग सा परफॉर्म करें, आपके सामने हमेशा कुछ नई चीज़ें ला के रखें। ठीक है, द नाइट्रोजन कंटेंट इन डीएपी, यहाँ पे डीएपी की नाइट्रोजन कंटेंट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है कि डीएपी में यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट में कितनी प्रतिशत मात्रा में नाइट्रोजन यानी कि नत्रजन जो है पाया जाता है। तो सभी को पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 18%। ठीक है, 18% नाइट्रोजन पाया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर फास्फोरस पूछ दिया जा रहा है आपसे, तो यहाँ पे 46% के समथिंग में फास्फोरस यानी कि P2O5 की मात्रा डीएपी में, डाई अमोनियम फास्फेट में पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। इरिगेशन वाटर, ठीक है, इरिगेशन वाटर हैविंग सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ लेस देन 0.16 ग्राम पर लीटर इज। यहाँ पे अगर सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल में लवण की सांद्रता कितनी हो जाए, 0.16, ठीक है, 0.16 ग्राम प्रति लीटर से कम होने पर आपके सामने चारों ऑप्शंस हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर, पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में क्या रहा है कि अगर इरिगेशन वाटर में जो साल्ट का कंसंट्रेशन है, जो लवण की सांद्रता है, वो हम 0.16 ग्राम प्रति लीटर से कम कर दें, तो आपको इन चारों ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट सही लगता है, फटाफट से अपनी आंसर को कमेंट सेक्शन में, चैट बॉक्स में फटाफट से लिखिए। ठीक है, कोई डाउट बन रहा है किसी भी तरह का, आप चैट बॉक्स में पूछते जाइए, आपको वहाँ पे आंसर आपके मिल रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट। ठीक है, तो साल्ट कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो आपके सामने मेंशन है 0.16 ग्राम पर लीटर, और ये जो है एक इरिगेशन के लिए। ठीक है, अगर ऐसा कोई वाटर आपके सामने मिल रहा है जिसमें साल्ट कंसंट्रेशन 0.16 ग्राम पर लीटर से अगर लेस देन है, कम है, तो ये सेफ माना जाता है इरिगेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। अमोनियम सल्फेट कंटेंस, यहाँ पे अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा आपसे पूछी गई है इस क्वेश्चन में। तो आपको बताना है कि अमोनियम सल्फेट, ठीक है, जो कि एक अमोनिकल फर्टिलाइज़र है नाइट्रोजन का, तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कितने प्रतिशत मात्रा नाइट्रोजन की होती है। फॉर्मूला भी आपके सामने NH4SO4। ठीक है, दिस इज अमोनियम सल्फेट। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज फाउंड इन अमोनियम सल्फेट, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो लगभग 20.5, ठीक है, 20.5% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है अमोनियम सल्फेट में। बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 20%। ठीक है, और सल्फर की अगर बात करेंगे तो सल्फर लगभग 24.5%। ठीक है, 24.5% के नियर अबाउट सल्फर पाया जाता है अमोनियम सल्फेट में। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। द क्ले परसेंटेज इन सैंडी लोम सॉयल इज, यानी कि बलुई दोमट मृदा में क्ले की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। फटाफट से इसका आंसर दीजिए एक बार फिर से सभी साथी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, पहले फटाफट से सेशन को एकदम पूरी दमदारी के साथ, ठीक है, फटाफट से शेयर करिए। ठीक है, ज़्यादातर संख्या होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आके लाइव आप सेशन को एंजॉय किया करिए। ठीक है, प्रीमियर के दौरान जो लोग देख रहे हैं, मैं अक्सर ये चीज़ कहता हूँ कि उन्हें तो फ़ायदा होता ही होता है। आप चीज़ों को लाइव जो है वो देख पाते हो, सीख पाते हो। ठीक है, जो भी डाउट रहा करता है आपके बीच और मेरे बीच, कुछ बातें होती रहती हैं। तो बताइए क्ले परसेंटेज इन सैंडी लोम सॉइल कितनी होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लगभग 20 से 30%। ठीक है, 20 से 30% जो अगर सैंडी लोम में क्ले परसेंटेज की बात करेंगे तो इसकी मात्रा लगभग इतनी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रोथ स्टेज ऑफ व्हीट फॉर इरीगेशन इज, यहाँ पे गेहूँ में सिंचाई के लिए सबसे आवश्यक जो क्रांतिक अवस्था होती है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ठीक है, और आपके सामने उम्मीद है कि बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे और दे भी रहे हैं। ठीक है, अधिक से अधिक लोगों को ये क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे लोगों का ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर आ रहा है, यानी कि क्राउन रूट इनिशिएशन, ताजमूल जड़ निकलने के समय में जो स्टेज होती है वीट की, वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रोथ स्टेज होती है, और उसी टाइम पे क्रांतिक अवस्था इरिगेशन की होती है। तो बहुत सारे लोगों का ऑप्शन ए आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब है जिनका भी ए आ रहा है, क्राउन रूट इनिशिएशन। ठीक है, तो 21 दिनों के बाद
ठीक है, डे आफ्टर सोइंग, 21 डेज आफ्टर सोइंग जो है क्राउन रूट इनिशिएशन की स्टेज आती है, जो कि मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन मानी जाती है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट, RBL भारद्वाज, ठीक है, RBL भारद्वाज जी ने इसके बारे में, CRI के बारे में सबसे पहले बताया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जब वीट में हम इरिगेशन के स्टेजेस की बात करते हैं और इरिगेशन की अवेलेबिलिटी कितनी है, तो जब सिंगल इरिगेशन की अवेलेबिलिटी मिलती है तब हम कब इरिगेशन करते हैं, CRI स्टेज पे, यानी कि क्राउन रूट इनिशिएशन पे इरिगेशन देते हैं। जब 2 बार, मिनिमम 2 बार अगर इरिगेशन करने को मिलता है तो हम कब देते हैं, CRI और फ्लावरिंग स्टेज पे करते हैं। ठीक है, और मिनिमम अगर 3 मिल रहा है इरिगेशन करने को तो कब करते हैं, CRI, लेट जॉइंटिंग पे और मिल्किंग स्टेज पे, ये तीनों स्टेज पे हम फिर इरिगेशन कर देते हैं। और अलग अलग स्टेजेस आपको अच्छे से वीट के बारे में पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेज फॉर टॉप ट्रेसिंग ऑफ नाइट्रोजन इज राइस क्रॉप इज, धान की फसल में नाइट्रोजन टॉप ड्रेसिंग के लिए उपयुक्त समय कब माना जाता है। ठीक है, आपको चारों ऑप्शन में से अपना राइट आंसर देना है कि जब धान में हम टॉप ड्रेसिंग करते हैं नाइट्रोजन की, तो कौन से स्टेज में, कौन सा ऐसा स्टेज होता है जिसमें हम नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग कर देते हैं पैडी क्रॉप में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा, पेनिकल इनिशिएशन स्टेज। ठीक है, बालियाँ बनते समय हम नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग कर देते हैं। वजह क्या है, क्योंकि जब हम डोजेस देते हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स के, तो बहुत सारा नाइट्रोजन जो है हमारा जो है वो लॉस हो जाता है। ठीक है, 60% के समथिंग डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है, 8 से 14% क्या होता है, लीच आउट होकर निकल जाता है। तो ये सारे जो लॉसेस होते हैं नाइट्रोजन को, इसको मिनिमाइज़ करने के लिए, इसको रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि जो नाइट्रोजन यूज़ इफिशियंसी होती है राइस की, वो कितनी होती है ये भी आप ध्यान रखिएगा, मैं बताता चलूँ आपको, 30 to 40% होती है। तो इतनी जो नाइट्रोजन यूज़ इफिशियंसी है, इतनी मिलनी चाहिए क्रॉप को, पैडी को, इसके लिए हमें टॉप ड्रेसिंग करनी पड़ती है। और करते कब है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, बालियाँ बनते समय, यानी कि पेनिकल इनिशिएशन स्टेज पे हम टॉप ड्रेसिंग कर देते हैं नाइट्रोजन की। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे, व्हीट स्ट्रॉ कंटेंस DCP, यानी कि गेहूं के भूसे में पाच्य क्रूड प्रोटीन, यहाँ पे डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन, जिसे हम शॉर्टकट में DCP कहते हैं, उसके बारे में पूछा गया है कि गेहूं के स्ट्रॉ में, ठीक है, गेहूं के भूसे में कितनी % मात्रा जो है वो DCP की, यानी कि डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन की पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो आंसर के अकॉर्डिंग नहीं है, बट हमें आंसर जो है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देने ही हैं एग्जाम में। कोई अदर ऑप्शन हमारे पास, कोई अदर दूसरा विकल्प हमारे सामने नहीं रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा 0.0%, बट एक्चुअल आपको ध्यान रखता है कि होता कितना है, वो लगभग 0.05%। ठीक है, 0.05% जो है वो DCP पाई जाती है व्हीट स्ट्रॉ में। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ द लॉन्गेस्ट गैस्टेशन पीरियड, इनमें से कौन से पशु का गर्भकाल जो है वो सबसे लंबी अवधि का होता है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपको निकाल के दिया गया है, एनिमल साइंस से, आपको बताना है फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जोश से उत्साह के साथ, बिल्कुल, त्यौहार भी मनाएंगे, साथ में पढ़ाई भी करेंगे, पढ़ाई को ब्रेकअप नहीं कर सकते। ठीक है, एग्ज़ाम आपके जस्ट आपका त्यौहार के बाद लगा हुआ है। मैं फिर से आपको बार बार चीज़ें, आपको डरा नहीं रहा हूँ, बस आपको सावधान कर रहा हूँ, सतर्क करना हो, क्योंकि जो त्यौहार आप मनाएंगे, त्यौहार, मेरा क्या मानना है कि यार त्यौहार तभी तो अच्छा लगता है जब आपके जेब में पैसे हों। ठीक है, जब आप किसी पोस्ट पे हों, आप कोई नौकरी कर रहे हों, आप वर्क करोगे, आप पैसे कमाओगे। और आज के डेट में, ठीक है, सभी प्यारे साथी जानते हैं, ये बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है जो किसी से बची हुई है या फिर कोई नहीं जानता हो। आज के डेट में अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास नाम है, शोहरत है, तो सारी चीज़ें, दुनिया की सारी चीज़ें आपकी हैं। ठीक है, दुनिया की सारी खुशियाँ आपकी हैं, सारे त्यौहार बैक टू बैक, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, कोई सा भी त्यौहार हो, वो आपके लिए क्या होता है, जगमग होता है हमेशा। और अगर जेब में पैसे ही ना हो तो कोई भी नहीं पूछता आपको, समझ रहे हो आप। तो बिल्कुल, तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए, हालांकि ये चीज़ें मायने नहीं रखती आज के सेंस में, अगर बात करें तो मायने रखता है कि हमारा नेचर कैसा है, हमारा बिहेवियर कैसा है, हम कैसे इंसान है सोसाइटी में, कैसा हमारा वर्चस्व है, तो वो ज़्यादा मायने रखता है। बट आपको भी पता है सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, और हमें भी पता है रियलिटी क्या है। तो चलिए, गैस्टेशन पीरियड की बात हो रही है यहाँ पे, लॉन्गेस्ट अगर गैस्टेशन पीरियड की बात करेंगे तो किसकी होती है, बफेलो की होती है। बहुत सारे लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। तो बफेलो की यहाँ पे गैस्टेशन पीरियड सबसे लंबी हो जाएगी चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जो लगभग 310 दिन की मानी जाती है। ठीक है, 310 डेज़ की मानी जाती है। उसके बाद काऊ आता है, तो काऊ की अगर बात करें तो 279 डेज़ की काऊ की होती है। और गोट और शिप की, यानी कि बकरी और भेड़ की लगभग सेम मानी जाती है, 155 दिनों की। ठीक है, तो
सभी के मैंने आपको गेस्टेशन पीरियड बता दिया। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। ब्लैक हार्ट इज अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ, यहाँ पे बात हो रही है ब्लैक हार्ट एक दैहिकीय विकार है इनमें से किस फसल का, किस क्रॉप का ब्लैक हार्ट एक डिजीज़ है। तो ब्लैक हार्ट डिजीज़ हम आम लाइफ में भी देखते हैं, जब भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो खुद से खाना बनाते होंगे, रूम लेके रहते होंगे, हॉस्टल में रहने वाले तो हालांकि मेस से खा लेते होंगे, जो घर पे रहते हैं उनकी तो बात ही अलग है, जो कमरे लेके रहते होंगे उन्होंने भी कई बार, जब मैं क्योंकि मैं खुद रूम में रहता हूँ तो मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, तो ये डिज़ीज़ हमको देखने को मिलती है जिसमें हम ब्लैक हार्ट जो है वो उस क्रॉप में जब उसका यूज़ करते हैं, उस वेजिटेबल का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमें अक्सर देखने को मिलती है। तो ये जो डिजीज़ है वो किससे रिलेटेड है, पोटैटो से, यानी कि आलू से रिलेटेड है। ठीक है, तो स्टोरेज के समय में जब हम आलू को हार्वेस्टिंग के बाद पोटैटोज़ को जब स्टोर करते हैं, तो वहाँ पे अगर स्टोरेज में जो स्टोर्स होते हैं हमारे, वहाँ पे अगर ऑक्सीजन की अगर कमी है, ठीक है, ऑक्सीजन की अगर कमी है, तो वहाँ की जो पोटैटोज स्टोर होते हैं उनके इंटरनल टिश्यूज़ जो हैं वो ब्लैक हो जाते हैं। ठीक है, तो ब्लैक होने की वजह से उनको क्या नाम दिया जाता है, ब्लैक हार्ट कहा जाता है। एक डिजीज़ और आती है पोटैटो में इसी से कुछ मिलती जुलती, बट उसका थोड़ा सा काम अलग है, नाम भी अलग है और उसकी होने की वजह भी अलग है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा दोनों डिजीज़ में। वो है हॉलो हार्ट। ठीक है, हॉलो हार्ट में क्या होता है, उसका जो रीज़न है वो आप समझिए पहले। वो जो है वो एक्सेसिव यूज़ ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की वजह से होता है। जब नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की हम ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं फील्ड में, तो उसके वजह से हॉलो हार्ट जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उसे ब्लैक हार्ट को आप हॉलो हार्ट मत समझिए, समझने की गलती मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। स्वीट पोटैटो बिलोंग्स टू विच फैमिली। ठीक है, शकरकंद किस कुल से संबंधित है, आपने पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, स्वीट पोटैटो सिंपल सा क्वेश्चन, अधिक से अधिक लोग जानते होंगे, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कान्वाल्यू लेसी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा, जिसको एक और नाम से जानते हैं, ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मॉर्निंग ग्लोरी, ध्यान रखिएगा, मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे, बात करेंगे वेजिटेबल रिच इन विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी से जो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली निम्न में से कौन सी ऐसी फसल है, सब्जी है, जो कह लो आप, कि इनमें से सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो आपको बताना है। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना, क्योंकि आपने कुछ और पढ़ा होगा, हमने क्या पढ़ा होगा कि ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, बट कभी कभी होता क्या है ना कि वो जो हमने पढ़ रखा है वो हमारे ऑप्शंस में नहीं आता है, तो हमारे जो ऑप्शंस होते हैं ना, हमें उसके अकॉर्डिंग आंसर करने होते हैं, और आंसर जो होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको करने होते हैं, तभी आपको उस चीज़ का आंसर मिलेगा, आपका उसका आपको नंबर मिलेगा, उसका जवाब मिलेगा आपको। आप क्या सोचते हो कि मैंने यार वो पढ़ा था, उस वाली बुक में ऐसा कुछ लिखा था, उस वाली बुक में उस सर ने ऐसा बताया था, ऐसा मत किया करो। आपके सामने जो ऑप्शन रहे आप उसके अकॉर्डिंग आंसर किया करो। ठीक है, तो यहाँ पे कैप्सिकम जो है, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज लिटिल लीफ इन ब्रिंजल, निम्न में से कौन बैगन में छोटी पत्ती रोग यानी कि लिटिल लीफ डिजीज को कॉज करता है, इनमें से कौन जिम्मेदार होता है लिटिल लीफ कॉज करने के लिए एग प्लांट में यानी कि ब्रिंजल में, तो यहाँ पे माइकोप्लाज्मा, बी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। डायमंड बैक मॉथ इज एन इंपॉर्टेंट इंसेक्ट ऑफ। ठीक है, डायमंड बैक मॉथ, जिसे हम शॉर्टकट में डीबीएम कहीं कहीं देखते हैं। ठीक है, डीबीएम के नाम से पूछा जाता है, जिसे हम डायमंड बैक मॉथ के नाम से जानते हैं। तो ये पूछा गया कि किसका एक इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है, इंपॉर्टेंट तो है ही है, उसके साथ ही साथ मेजर पेस्ट भी है, तो किसका है ये भी ध्यान रखिएगा कि जितने भी कोल क्रॉप्स हैं, ठीक है, कोल क्रॉप्स हैं, उसका ये एक मेजर पेस्ट है, कौन, डायमंड बैक मॉथ। अगर हम इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, प्यूटेला जाइलोस्टेला। ठीक है, प्यूटेला जाइलोस्टेला इसका साइंटिफिक नेम है। और अगर डीबीएम की बात करें तो डीबीएम यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, मैंने जैसा आपसे कहा कि कोल क्रॉप्स का एक सीरियस पेस्ट है, मेजर पेस्ट है, तो यहाँ पे कलीफ्लावर जो है यानी कि फूल गोभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इससे एक क्वेश्चन कभी कभी क्या बन जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसमें पूछा जाता है कि कलीफ्लावर यानी कि कोल क्रॉप्स में अगर डीबीएम को कंट्रोल करने के लिए अगर हम आईपीएम की टेक्निक्स अपनाएं तो एज अ ट्रैप क्रॉप हम कौन सी क्रॉप यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ट्रैप क्रॉप के बारे में पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, कई सारे लेक्चर्स में, एंटोमोलॉजी में भी बता चुका हूँ मैं आपको सेशन लेते समय। तो ट्रैप क्रॉप के रूप में कौन सी क्रॉप हम यूज़ करते हैं ताकि डीबीएम से छुटकारा हमें मिल जाए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पे मस्टर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है,
मस्टर्ड का यूज़ करते हैं एज अ ट्रैप क्रॉप, जो कि 80 से 90%, 80 to 19% डीबीएम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो एज अ ट्रैप क्रॉप बहुत ही ज़्यादा ये बेनिफिशियल है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। सीड रेट ऑफ टमाटो इज, ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, उम्मीद है बहुत सारे लोग इसका आंसर सही जवाब देंगे। ठीक है, टमाटर की बीज दर पूछी गई है आपसे, है ना। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आंसर जो होना चाहिए आपका वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि यही आंसर आपके पेपर में आया हुआ था और जो सेम क्वेश्चन आया था वो आपके सामने है, आपके स्क्रीन पे है। चलिए, सही आंसर देना है आपको। यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, 400 से 600 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, नॉर्मली जब हम देखते हैं जो हमारी नॉर्मल वेराइटीज़ होती हैं टमाटो की, वहाँ पे हम कौन सा सीड रेट फॉलो करते हैं, वहाँ पे हम 350 to 400 ग्राम्स पर हेक्टेयर सीड रेट फॉलो करते हैं। ठीक है, और हाइब्रिड्स की जब बात करते हैं तो वहाँ पे हम 100 to 150 ग्राम्स पर हेक्टेयर जो है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पे हाइब्रिड तो कहीं मेंशन नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमें क्या पता है, हमें पता है 350 to 400 पता है। ठीक है, और 350 to 400 के लिए कोई ऑप्शन, यहाँ पे डी ऑप्शन बहुत कम हो जा रहा है, लगभग हाइब्रिड के बराबर है। 700 से 800 बहुत ही ज़्यादा हो जा रहा है, हमें कहाँ ध्यान रखना है, हमें 350 से 400 पे ध्यान रखना है। तो बी ऑप्शन भी इस कैटेगरी में नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, 400 to 600 ग्राम। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 की ओर बढ़ेंगे और बात करेंगे एडिबल पार्ट ऑफ कलीफ्लावर। ठीक है, वो फूल गोभी में खाए जाने वाला योग्य भाग, मतलब खाने योग्य भाग कौन सा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन, उम्मीद है बहुत सारे लोगों को आएगा इसका सही जवाब। एडिबल पार्ट ऑफ कलीफ्लावर, ठीक है, कलीफ्लावर में खाए जाने वाला भाग जो होता है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही जवाब, बहुत सही जवाब दे रहे हैं बहुत सारे लोग। कर्ड जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम प्री फुलर फ्लेसी जो मेरिस्टेम होता है, ठीक है, प्री फुलर फ्लेसी मेरिस्टेम जो होता है जिसे हम कर्ड कहते हैं, वो हमारा एडिबल पार्ट होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कर्ड और कलीफ्लावर से रिलेटेड, वो क्या बनता है, कभी कभी हम देखते हैं कि सन के टेम्परेचर की वजह से जो लाइट आती है, सनलाइट आती है, उसकी वजह से जो कर्ड वाला पोर्शन होता है वो क्या पड़ जाता है, वो येलो पड़ जाता है ना। आपने भी देखा होगा, अभी उसी का सीज़न चल रहा है तो आपको बहुत सारी फूल गोभियाँ देखने को मिलेगी मार्केट में। कभी कभी आप देखे होंगे कि उसकी जो ऊपर की कर्ड होती है वो पीली पड़ जाती है, तो उसको बचाने के लिए, ठीक है, इस चीज़ ये पीलापन ना हो, वाइटी सी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, तो वाइटी सी रखने के लिए, ये पीलापन ना हो, क्योंकि वो उसकी फिर क्वालिटी को डिक्रीज़ कर देता है कलीफ्लावर की, उसके लिए ब्लांचिंग एक प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, कलीफ्लावर में तो ये ब्लांचिंग टर्म यूज़ होता है कलीफ्लावर में। तो मैंने आपको चलते चलते इस क्वेश्चन के बारे में बता दिया, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स आपके एग्जाम में आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। तो ब्लैंचिंग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कलीफ्लावर के लिए। मैंने आपसे बता दिया कि कर्ड की जो येलोइंग होती है उसको उससे बचाने के लिए ब्लैंचिंग की प्रोसेस की जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। पूसा केसर इज़ अ वेराइटी ऑफ, ठीक है, पूसा केसर पूछा जा रहा है आपसे। पूसा केसर जो है वो किसकी एक उन्नत किस्म है। यहाँ पे आपको ऑप्शन में से आंसर अपने बताने हैं। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कैरेट। कैरेट, ठीक है, गाजर की पूसा केसर। ट्रिक है, याद रखिएगा, गाजर कैसा होता है, केसरी कलर का होता है, देखा भी होगा आपने। ठीक है, जुबा केसरी से याद रखिएगा। ठीक है, जुबा केसरी से याद रखिएगा, क्योंकि मैंने भी उसी से याद रखा हुआ है। तो कैरेट याद आ जाता है जब अजय देवगन का ऐड आता है, बोलो जुबा केसरी। मैं आपको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आप उस चीज़ का सेवन करिए, बट मैं आपको याद रखने की बस एक ट्रिक बता रहा हूँ। तो पूसा केसर जैसे ही दिमाग में आए, आपको ध्यान रखना है किसकी वैरायटी है, गाजर की वैरायटी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। अलरी मसल्स आर फाउंड इन, ठीक है, अलरी मसल्स पेशियाँ किस में पाई जाती हैं, आपको ऑप्शन में बताना है। तो इजी सा क्वेश्चन है, सबको पता है, एंटोमोलॉजी में आप लोग पढ़ते हैं अच्छे से। जब हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो वहाँ पे अलरी मसल्स आता है और हम लोग डिटेल वे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कॉकरोच यानी कि तिलचट्टे में। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। इन इंसेक्ट स्टमक इज अ पार्ट ऑफ, कीटों में आमाशय किसका भाग होता है। ठीक है, तो आपको बताना है निम्न में से किसका भाग होता है स्टमक यानी कि अमाशय। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट से, बिल्कुल 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 सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। ठीक है, बी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मिडगट। ठीक है, मिडगट का पार्ट होता है स्टमक। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे एक ट्रिपलेट दिया गया है। ठीक है, ट्रिपलेट क्या है, यू यू यू। ठीक है, यू 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 आपके सामने एक ट्रिपलेट दिया गया है। ये पूछा गया है कि ये किसके लिए यूज़ होता है, ये कोडान किसके लिए यूज़ होता है, तो आपको यहाँ पे बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको आना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे ए ऑप्शन जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फेनिल एलानिल के लिए ये ट्रिपलेट हम यूज़ करते हैं।
जिसमें 3 यू होते हैं, ठीक है। ल्यूसीन के लिए बहुत सारे ट्रिपलेट यूज़ होते हैं, जैसे सी यू यू यूज होता है, सी यू जी यूज होता है। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ वरना बोलते समय कन्फ्यूजन हो जाती है। तो सी यू यू, उसके अलावा सी यू जी भी यूज़ होता है, ठीक है। सी यू सी भी यूज़ होता है, ये भी ट्रिपलेट यूज़ होता है ल्यूसिन के लिए, ठीक है। उसके बाद तो ये आपको बस मतलब एक आपको मोटा मोटी ये ध्यान रखना है कि ये ट्रिपलेट आपसे पूछा गया क्वेश्चन में और आपको फेनिलैलनिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। RST3 जीन इन वीट, यानी कि गेहूं की जो RST3 जीन होती है वो किस प्रकार की जीन है, वो इससे इन चारों में से किस स्टेटमेंट से रिलेटेड है, आपको यहाँ पे सही आंसर बताना है, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें मैं आपको देने वाला हूँ इस क्वेश्चन से, ठीक है। तो पहले तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए, ऑप्शन में क्या सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि टॉम थम जीन होता है, ठीक है। RST3 जीन की जब बात करते हैं तो ये टॉम थम जीन होता है, ठीक है। उसके ऊपर आपको एक टर्म दिखाई दे रहा होगा नॉरिन टेन जीन, ठीक है। नॉरिन 10 जीन या नॉरिन 10 जीन भी कहते हैं। 10 जीन बोलना थोड़ा सा सही नहीं लगता है, ऐसे नॉरिन 10 ही आप बोलिए। तो नॉरिन 10 जो जीन है ये वही जीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल हुआ वीट में डॉर्फनेस के लिए, ठीक है। वीट में बौनेपन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो नॉरिन 10 जीन ही होता है। ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा मैं हट के आपको पॉइंट्स देना चाहता हूँ। तो डॉक्टर बॉर्लॉग ने इसकी खोज की थी, पता होना चाहिए आप लोग को, 1960 में, ठीक है। 1960 में इसकी खोज हुई थी मैक्सिको में, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको साइंटिस्ट का नाम बताया, डॉक्टर बॉर्लॉग ने इसकी डेवलपमेंट की थी 1960 में मैक्सिको में। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ेंगे। आइडेंटिफाई हाई ग्लूटेन व्हीट वैरायटी, ठीक है। इनमें से वैरायटी, इन वैरायटीज़ में से कौन सी वैरायटी गेहूं की है जिसमें सबसे ज़्यादा ग्लूटेन कंटेंट पाया जाता है, ठीक है। ग्लूटेन यहाँ पे कंटेंट आपसे पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा किस वैरायटी में पाया जाता है। तो अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, NP 852, NP 852 जो है, 852 जो है वो हाई ग्लूटेन कंटेंट वैरायटी है वीट की। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे। फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इज, ठीक है। क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा रखा गया आपके सामने, थोड़ा सा सतर्क होना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और सतर्क कहाँ होना है मैं आपको भी बताता हूँ। पहले तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। फादर ऑफ, जब हाइब्रिड राइस की बात करते हैं ना, तो किसका नाम आता है, लोंगपिंग युआन का नाम आता है, ठीक है। प्रोफेसर लोंगपिंग युआन का नाम आता है, जो कि चाइना के, ठीक है, चाइना के रहने वाले थे। तो 1974 में इन्होंने सबसे पहले, वर्ल्ड का सबसे पहला हाइब्रिड राइस प्रोड्यूस किया था, इसके वजह से इनको फादर ऑफ हाइब्रिड राइस, ठीक है, ये वर्ल्ड के फादर ऑफ हाइब्रिड राइस के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लोंगपिंग युआन, ठीक है। उसके बाद इंडिया की जो पहली हाइब्रिड राइस पूछी जाती है उसको आपको ध्यान रखना है, जिसको MGR1, ठीक है, MGR1 के नाम से जाना जाता है, जिसको पहले CORH1 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये TNAU के द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। सबसे पहला हाइब्रिड राइस है इंडिया का। उसके बाद IARI ने दो वेराइटीज़ डेवलप की, जिसमें से एक था PRH1 और दूसरा था PRH6। दोनों का ध्यान रखिएगा, एक था PRH1 और दूसरा था PRH6। तो दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सेम क्वेश्चन इस बार आपसे फादर ऑफ हाइब्रिड राइस पूछा गया था लास्ट टाइम पे, क्या पता इस बार आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अगर इंडिया के कंटेस्ट में बात करें तो फादर ऑफ हाइब्रिड राइस किसे जाना जाता है, यानी कि भारत में संकर चावल के जनक किसे माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रोफेसर E.A. सिद्दीक का नाम आता है, ठीक है। किसका नाम आता है, प्रोफेसर E.A. सिद्दीक जी का नाम आता है। इनको फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इन इंडिया के नाम से, और साथ ही साथ मिस्टर राइस ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इनको इसी काम के लिए इनको पद्मश्री से नवाजा भी जा चुका है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, अगर इंडियन कंटेस्ट में बात करें फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इन इंडिया, तो आपको क्या आंसर करना है, प्रोफेसर E.A. सिद्दीक। बहुत सी जगहों पे ये गलती आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, तमाम जगहों पे बहुत से राइटर्स ने गलत लिख के रखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। प्रोफेसर E.A. सिद्दीक जी का नाम आता है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। द शॉर्टेस्ट क्रोमोसोम इन मेज, यहाँ पे पूछा गया है कि मक्के में सबसे छोटा गुणसूत्र कौन सा होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्रोमोसोम नंबर जो 10 होता है वो सबसे छोटा क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र माना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे। हाइब्रिड सॉर्टिंग इज अ मेथड ऑफ ब्रीडिंग बेस्ड ऑन, यानी कि संकर वर्गीकरण प्रजनन की किस विधि पर आधारित होती है। तो विधियां आपके सामने हैं 4 ऑप्शन में, आपको सही आंसर बताना है कि कौन सी विधि यूज होती है संकर वर्गीकरण प्रजनन की।
ठीक है, वो किस विधि पर आधारित है। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। और यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी यानी कि टिश्यू कल्चर, ठीक है, ऊतक संवर्धन। 35 की बात करेंगे, रेडिस इज अ क्रॉस पॉलिनेटेड ड्यू टू, यानी कि अगर मूली की बात करते हैं, रेडिस की बात करते हैं, तो वो किन कारणों से परपरागित यानी कि क्रॉस पॉलिनेटेड होती है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है, टिपिकल क्वेश्चन है, बट ओवरऑल जो एग्जाम का लेवल आपने देखा पूरे पेपर में वो कैसा रहा, इजी टू मॉडरेट रहा। डिफिकल्ट तो इस पेपर को बिल्कुल नहीं कहेंगे। यही पूरे एनएससी का जितने भी पेपर हैं, पूरे एनएससी का यही स्टैंडर्ड आपको 2020 के एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया 2019 के पेपर में। ठीक है, 70 क्वेश्चन आपका आता है सेक्शन ए से, यानी कि टेक्निकल सब्जेक्ट आपके एग्रीकल्चर के 70 क्वेश्चन, और जो 30 क्वेश्चन बनते हैं वो आपके रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस और करंट अफेयर और आपके जनरल नॉलेज को मिलाकर बनते हैं। तो इन 70 क्वेश्चन मैंने आपको सीनियर ट्रेनिंग का जो पेपर लास्ट ईयर 2019 का बना था उसके 35 क्वेश्चन आपको करा दिए। अगला सेशन बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाला है, और मैं फिर से आपसे कहूँगा कि आप बहुत ही अच्छे से सावधानी और सतर्कता के साथ त्यौहार को मनाइए। ठीक है, बिल्कुल एंजॉय करिए, एंजॉय करने के लिए बिल्कुल मनाही नहीं है, बट ध्यान में रखिएगा कि आपका फेस्टिवल जैसे ख़त्म होता है, एग्ज़ाम आपके सामने खड़े रहेंगे, आपका इंतज़ार करते रहेंगे। तो आपको किस्मत बदलनी है इस बार, ऐसा आपको स्ट्रेटजी बनानी है, ऐसी आपको रणनीति बनानी है और एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। आपको बस एक पोस्ट से मतलब रखनी है। कितनी पोस्ट आ रही है हर साल, कितनी नहीं आ रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, आपसे उससे कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ अपनी एक सीट के लिए सोचो, ठीक है, और उस एक सीट के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दो। चलिए, सभी को एग्री मंत्रा परिवार की ओर से, मेरी ओर से यानी कि ऋषि शर्मा की ओर से, आप सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, किसी भी तरह की किसी को कोई हानि ना हो। पटाखों से आप हो सके तो थोड़ी सी सावधानी बरत के उसे यूज़ करिए। ठीक है, और बने रहिए एग्री मंत्रा के साथ। कोशिश करेंगे बहुत ही जल्द आपके सामने सेशन दूसरा जिसका आए एनएससी का, ठीक है, तो उसके पहले पहले, ताकि आपके एग्ज़ाम के पहले पहले आपकी प्रिपरेशन बहुत ही तगड़ी हो जाए। चलिए, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।